हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल क्या है? APNA अपना, और हिंदी में लिखिएगा क और ल। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ हम अपने प्रश्न पे। कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरांग की स्थापना की थी जो कि देखता था। अध्यापिका क्या सुना रही है? ये कक्षा 5 की बात हो रही है। पाठ किसके जंगल पे चर्चा हो रहा है। अध्यापिका कोई सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुना रही है। तो वो क्या कह रही है कि उसने एक केंद्र तोरांग की स्थापना की थी। बिल्कुल सही बात। जो कि देखता था, वो देखता था जमीन और जीविका की समस्याएं को। तो ऑप्शन ए क्या हो गया? बिल्कुल सही। कुड़ुक संस्कृति की समस्याएं को, ये भी बिल्कुल सही हो गया। यानी ए और डी तो बिल्कुल सही है, ना कि भूख की समस्याएं को, ना ही वन की समस्याएं को। तो ए और डी कौन सा ऑप्शन में है? हम देखते हैं कि ए डी है ऑप्शन सी में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी है खेल और परिवार, लेकिन ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है परिवार, समाज और खेल। यानी ए और बी क्या हो गया? ऑप्शन सी में छिपा हुआ है। तो ऑप्शन सी इज बेस्ट आंसर। ऑप्शन डी देखिए प्रतियोगिताएं आयोजित करके, ये उतना सुटेबल नहीं है जितना कि ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? दीमक, मधुमक्खी, चींटियां। चींटियां सामाजिक कीट है। आप देखे होंगे कि वो लोग क्या होता है, समाज में चलता है, एक साथ चलता है। दीमक का भी वही हाल है, मधुमक्खी का भी वही हाल है। वो लोग क्या होता है, ग्रुपिंग करके रखता है। लेकिन भिरिंग, भिरिंग क्या है? ये सामाजिक कीट नहीं है। तो आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैप से पूछा ही पूछा जाता है। क्या कह रहा है कि वलसाड़ शहर, हैदराबाद शहर, हैदराबाद शहर कहाँ है? तेलंगाना राज्य में है। के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? तो वलसाड़ शहर सबसे पहले है कहाँ? ये है गुजरात में। और हैदराबाद शहर कहाँ है? तेलंगाना में। तो हमको ये देखना है कि गुजरात और तेलंगाना मतलब किधर है, क्या है। तो हमसे पूछ रहा है कि वलसाड़ शहर तेलंगाना के सापेक्ष किस दिशा में है। तो इसको हम मैप से करते हैं। हमसे क्या पूछा कि वलसाड शहर तेलंगाना पहले कहाँ है? तेलंगाना यहाँ हो गया। वलसाड शहर गुजरात में यहाँ हो गया। वलसाड शहर गुजरात तेलंगाना की अपेक्षा किधर है? तो तेलंगाना से चलिए। वलसाड तेलंगाना से किस दिशा में है? तो तेलंगाना से आप चलिए वलसाड की तरफ। तो इधर जा रहे हैं आप, इधर जा रहे हैं। तो इसके लिए किधर जाना पड़ रहा है आपको? नॉर्थ और वेस्ट में जाना पड़ रहा है। तो देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन डी देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है? नॉर्थ और वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। वलसाड शहर जो है तेलंगाना से उत्तर पश्चिम में है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? दिरहम। अबू धाबी में जो मुद्रा है वो दिरहम है। ऑप्शन सी। चेराऊ नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में यानी जोड़ी में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है, बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं और कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर चेराऊ नृत्य किया जाता है? सिंपल सा बात देखिए, ये नृत्य को क्या बोलते हैं? ये चेराऊ नृत्य का क्या है, विशेषता बता रहा है। तो चेराऊ नृत्य कहाँ होता है? ये मिजोरम में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित किया जाता है। आवेशित मतलब चार्ज किया जाता है। भौम जल मतलब भूमि के जल को चार्ज किया जाता है। आवेशित मतलब उसको फिर से चार्ज किया जाता है, मतलब उतना ग्रहण किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? आप लॉजिकली सोचिए, इतना लोग क्यों करेगा? जहाँ पे भूजल कम होगा वहीं का लोग करेगा। तो सबसे पहले ये राजस्थान में हुआ था, क्योंकि वहाँ का भूजल क्या था, बहुत कम था। तो क्या कहता था कि छत पर वर्षा का पानी को कलेक्ट कर लेता था और उसी पानी को चैनलाइज करके जमीन के अंदर भेज देता था, जिससे क्या होता था, भूम जल रिचार्ज हो जाता था। कहने मतलब भूम जल का स्तर बढ़ जाता था। तो सबसे पहले ये राजस्थान में हुआ था।
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर के बहती है। भावी पीढ़ी के समाजीकरण में, मतलब भविष्य में जो होने वाली पीढ़ी है उसके समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही बात है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है प्राथमिक समाजीकरण का। फैमिली क्या हो गया? बिल्कुल प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। उसके बाद उसके बाहर का इन्वायरमेंट आएगा। वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुई कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। बिल्कुल सही बात है। वातावरण को बचाने के लिए जब भी आवश्यकता पड़ा तो कई सारा आंदोलन को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी? देखिए, चिपको आंदोलन में पेड़ को काटने से रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, जिसमें कि निर्णायक भूमिका कौन निभाए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और ये कहाँ हुआ था? ये उत्तराखंड में हुआ था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? देखिए, इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कहते हैं। क्योंकि उसको एक जगह से उठा करके जहाँ रह रहा था वहाँ से उसको दूसरी जगह डिस्प्लेस किया जाता है, विस्थापित किया जाता है। इसलिए उसका क्या हो गया? उस विधि का नाम है, उस गतिविधि को विस्थापन कहते हैं। ये ऐसा जब वहाँ टेहरी डैम बन रहा था उत्तराखंड में तो भी ऐसा हुआ था। ऐसा हमारे गुरुजी बता रहे थे। हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई पके हुए भोजन है को खुले में या बिना फ्रिज के रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, लंबे समय के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? तो जीवाणु। कौन जिम्मेदार है? जीवाणु। जीवाणु क्या कहता है? खाना को स्पॉइल कर देता है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक या बंद करने की तिथि दी जाती है। क्यों दिया जाता है तिथि? देखिए, प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निधानी सेल्फ आयु होती है। दुनिया में जो भी आया सबका क्या है? सेल्फ आयु होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? वो एक्सपायर कर जाएगा, जिसको खाने के बाद हम तबीयत खराब हो सकता है। भोज्य पदार्थ के प्रकमन भोज्य पदार्थ के प्रकमन और पैकिंग की अवधि में कई परीक्षकों का उपयोग किया जाता है। जब उसका हम क्या करते हैं? प्रकमन करते हैं और पैकिंग करते हैं तो कई प्रकार के क्या कहते हैं? परिरक्षकों का प्रयोग किया जाता है। परिरक्षक मतलब क्या? जैसे कि देखिए, चिप्स का डब्बा आप जब देखेंगे तो उसमें चिप्स के साथ में नाइट्रोजन भी भर दिया जाता है ताकि क्या हो? वो मसवाए नहीं। ठीक है। कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे। सही बात है। तो ऑप्शन सी भी राइट है, ए भी राइट है और बी भी राइट है। ऑप्शन डी देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है कि हमें उन भोज्य पदार्थों का उपयोग या उपभोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका हो। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी भी सही है। तो ए बी सी डी कहाँ है? ऑप्शन ए में, ए बी सी डी इज राइट। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है। बिल्कुल बात है कि उसके प्रजनन को रोकने का बहुत सारा विधि है। तो उसमें से निम्नलिखित में से वो विधि ज्ञात कीजिए जो मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। ऑप्शन 1 देखिए, कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदले। देखिए, पानी जब जब बदलेंगे तो उसमें मच्छर नहीं ठहरेगा, यानी उसका प्रजनन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए क्या है? राइट है। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले जहां तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा जाता है। अब देखिए, जहाँ पे तालाब है या पानी इकट्ठा है वहाँ पे अगर मछली को डालेंगे तो क्या हो जाएगा? जो मच्छर लार्वा देगा उसको क्या करेगा? मछली खा जाएगा। तो इससे भी क्या होगा? उसके प्रजनन को हम रोक पा रहे हैं और कूलर वाली बात से भी उसके प्रजनन को हम रोक पा रहे हैं। लेकिन आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि मच्छरदानी का प्रयोग करें। तो मच्छरदानी का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसके प्रजनन को थोड़ी रोक पा रहे हैं हम। आगे देखिए, यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया है तो तेल का छिड़काव करें। देखिए, तेल छिड़काव करने से क्या होता है ना, उसका पृष्ठ तनाव में बदलाव आता है जिसके कारण क्या होता है? वो पानी में डूब के मर जाता है। तो ऑप्शन हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए बी और ऑप्शन
डी जो है ये सब क्या हो गया, प्रजनन को रोकने में सक्षम है, लेकिन हमसे पूछा कि नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं वे अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिली हो पिए, क्योंकि वजह इसलिए है केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती है, उसके साथ नमक रहेगा और पानी थोड़ी सी गर्म रहेगी तो आसानी से क्या करेगा, आंत उसको सोख पाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात। चीनी और पानी का वाला सम्मिश्रण जो है क्या हो जाएगा, आराम से सोखा जा सकता है। उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। देखिए जब हम उबालते हैं तो उसमें क्या होता है कि जीवाणु मर जाता है, यानी जीवाणु रहित हो जाता है, तो ऑप्शन सी भी राइट है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए बी सी ऑप्शन ए में है, तो यही आंसर हो जाएगा। शिक्षिका कक्षा थर्ड में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा कहने से क्या होगा, यह कहने से इस चर्चा का उद्देश्य है भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। भोजन में क्या है, बहुत सारी विविधता है, उसके पहलुओं को साझा करना, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियां में अनीता क्या है, कुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों को जो बालिका है यह दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। तो यही हो गया ऑप्शन बी, इसलिए ऐसा उसको बालिका सितारा कहा गया है। कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। इससे क्या मिलता है, जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व। देखिए इससे क्या पता चलता है कि अभी भी जाति भेदभाव है, और क्या है, टच, वो जो टच होता है ना कि ये छोटा जात बड़ा जात, टचेबिलिटी, तो उसका अस्तित्व अभी भी है, इस कहानी से पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है, सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है। ऑप्शन सी देखिए, विद्यार्थी पर केंद्रित होता है जब वह दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूहों में कर रहे हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कक्षा 3 के अध्याय हम चीजें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है। यह केंद्रित है घरेलू कामकाज में लिंग संबंधित भेदभाव की अवधारणा, ऑप्शन सी, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधित भेदभाव की अवधारणा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।